हेलो फ्रेंड, भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात कर रहे हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में। इसमें हम लोग बात करेंगे सरकार या आयोग। 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेनावृत्ति न्यायाधीश R.S. सारकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार पड़ा। अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ढांचा युक्त परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। इसने महसूस किया कि मूल रूप से संवैधानिक व्यवस्था और सिद्धांत के रूप से मूल संस्थात्मक संरचना ठीक है, लेकिन इसने इस बात पर बल दिया कि प्रचनात्मक एवं कार्यात्मक स्तर पर परिवर्तन हो। इसने महसूस किया कि स्थायी संस्था मामले के मुकाबले में संघीयता सहयोगी क्रिया के लिए ज़्यादा क्रियात्मक व्यवस्था है। इसने इस मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया कि केंद्र की शक्तियों में कटौती हो, बल्कि इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है, जिसे विखंडनीय प्रवृत्तियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। हालांकि उसने सतत केंद्र का मतलब यह नहीं है कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो। इसने यह भी पाया कि केंद्र में शक्तियों के अधिक सकेंद्रक से निर्णय लेने का दबाव रहता है, जबकि राज्य निर्णय विहीन रहते हैं। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। इनमें से महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं। पहला, एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत होनी चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाए। इसका तभी इस्तेमाल हो तब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाए। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थान को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए और ऐसी भी कुछ सेवाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। चौथा, कराधान की शक्ति संसद में ही निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को संवर्धित सूची में शामिल किया जाना चाहिए। पाँचवां, जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। छठा, राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाना चाहिए। सातवां, क्षेत्रीय परिषदें बनानी चाहिए और इन्हें संघीयता के मामले में प्रोत्साहित करना चाहिए। आठवां, केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ तक कि राज्यों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है, तथापि यह वांछनीय है कि राज्यों से परामर्श किया जाए। नवा, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। 10वां, राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। 11वां, निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्यों के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। 12वां, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता। 13वां, राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। 14वां, बिना संसद की मांग के किसी राज्य मंत्री के खिलाफ जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। 15वां, केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार उगाई नहीं जानी चाहिए, सिवाय विशेष उद्देश्य और सीमित समय के लिए। 16वां, योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच कार्यों का वर्तमान बंटवारा उचित एवं निरंतर होना चाहिए। 17वां, त्रिभाषा फार्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में एक कदम उठाना चाहिए। 18वां, रेडियो एवं टेलीविज़न के लिए स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन कार्यों का केंद्रीकरण होना चाहिए। 19वां, राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं केंद्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। 20वां, भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए। केंद्र सरकार सारकारिया आयोग की 180 247 में से सिफारिशों को लागू कर चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन। पुंछी आयोग। अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित
सरकारिया आयोग के बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्यता के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। इस आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार थे। पहला, आयोग को भारत के संविधान के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना था। आयोगों को स्वस्थ परंपराओं शक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विशेष आदेश तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य एवं उत्तरदायित्व जिनमें शामिल थे विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन उपबंध, वित्तीय संबंध, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, पंचायती राज संस्थान, संसाधनों का बंटवारा जैसे अंतर्राज्य नदी जल बंटवारा आदि के परिप्रेक्ष्य केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। दूसरा, आयोग को केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने एवं उनमें सुधार करने के लिए उचित सिफारिशें देनी थी। इस संबंध में क्या रुकावटें या कठिनाइयाँ, इसके बारे में भी सरकार को बताना था। आयोग का यह देखना था कि पिछले वर्षों में देश के विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में एवं संविधान की मंशा के अनुरूप सामाजिक एवं आर्थिक विकास की क्या स्थिति रही है, इसे तीव्र करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों में आयोग को यह भी बताना था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता का अक्षुण्ण रखते हुए लोगों के कल्याण हेतु अच्छे शासन को सुनिश्चित करने हेतु चुनौतियों को इस प्रकार सामना किया जाए और नई सहस्राब्दी के प्रारंभिक दशकों के गरीब और असाक्षरता उन्मूलन द्वारा भावी परिस्थितियों के अनुरूप सतत और तीव्र आर्थिक वृद्धि कैसे प्राप्त की जाए। तीसरा है, उक्त मामलों का विवेचन करते समय एवं अपनी सिफारिशें देते समय आयोग की विशिष्ट भूमिका निभानी थी, लेकिन इसे निम्न सीमाओं का भी ध्यान रखना था। पहला, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से जब कोई राज्य लंबे समय तक सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा या लंबे समय से चल रही किसी अन्य प्रकार की हिंसा से ग्रस्त हो। दूसरा, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से नियोजन एवं बड़ी परियोजनाओं जैसे कि नदियों को जोड़ना आदि। ये ऐसे कार्य हैं जिनमें 15 से 20 वर्षों का समय लगता है। तीसरा, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य स्थानीय निकायों की स्वायत्तता के संदर्भ में संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित स्वायत्त निकायों का प्रशासन भी इसमें शामिल है। चौथा, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से स्वतंत्र नियोजन एवं जिला स्तर पर पृथक बजट बनाने के संदर्भ में। पाँचवा, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न मदों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता के संदर्भ में। छठा, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से पिछड़े राज्यों की उन्नति के लिए योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन के संदर्भ में। सातवां, 8वें से 12वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में की गई सिफारिशों के संदर्भ में, विशेष रूप से केंद्र से प्राप्त होने वाली बड़ी वित्तीय सहायता के बारे में। 8वां, उत्पादन पर पृथक करों की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता एवं वैट के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं पर बिक्री पर लगने वाले कर के संदर्भ में। 9वां, एक एकीकृत एवं लक्षित घरेलू बाजार बनाने के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार के गठन एवं सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 18 में इस संबंध में की गई सिफारिशों के संदर्भ में। 10वां, एक केंद्रीय विधि प्रवर्तन अधिकरण की स्थापना जिसमें अंतर्राज्यीय अपराधों की जांच का अधिकार हो तथा राज्यों की सीमाओं में होने वाले उन अपराधों की जांच का अधिकार हो जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती हो के गठन के संदर्भ में। 11वां, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर स्वप्रेरणा से राज्यों में नियोजित किए जाने वाले अर्धसैनिक बलों की उपयोगिता के संदर्भ में। आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और कुल 1456 पृष्ठों की रिपोर्ट को 7 खंडों में अंतिम रूप देने में आयोग का सरकारिया आयोग की रिपोर्ट, संविधान संचालन की समीक्षा के लिए गठित आयोग NCRWC की रिपोर्ट तथा द्वितीयक प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट से बहुत मदद मिली। हालांकि अनेक क्षेत्रों में आयोग की रिपोर्ट
सरकार या आयोग की अनुशंसाओं से मेल नहीं खाती थी। आयोग अपने विचारत विषय के अंतर्गत उठाए गए मुद्दों की गहराई से जांच करने तथा संबंधित शिक्षा सभी पक्षों को सांगोपांग समीक्षा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत की एकता, अखंडता तथा भविष्य में इसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार सरकारी संघवाद का सिद्धांत भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक का कार्य करता है। कुल मिलाकर आयोग ने 310 अनुशंसाएं और जिनमें से कुछ केंद्र राज्य संबंधों का भी स्पर्श करती है। कुछ प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं। पहला, सूची थर्ड में वर्णित विषयों पर बने कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि समवर्ती सूची के लिए अंतर्गत आने वाले विषयों पर संसद में विधायन प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति बने। दूसरा, राज्यों की सुपुर्द किए गए मामलों पर केंद्र को संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने में अधिकतम संयम बरतना चाहिए। राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को हस्तांतरित विषयों के मामलों में राज्यों के प्रति लचीला रुख रखना बेहतर केंद्र राज्य संबंधी की पूंजी है। तीसरा, केंद्र को समवर्ती सूची के विषयों अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकारियों के संबंध में सिर्फ उन्हीं विषयों को हाथ में लेना चाहिए जो कि राष्ट्र हित में नीतियों की समरूपता के लिए नितांत आवश्यक है। समवर्ती अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए अंतर्राज्य परिषद को सतत अंकेक्षण की भूमिका में रहना चाहिए। पांचवा, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक लौटा दिया जाने की स्थिति में राज्य विधायिका के कार्य करने के लिए अनुच्छेद 201 में निर्धारित 6 माह की अवधि को राष्ट्रपति के लिए भी राज्य विधेयक पर सहमति देने अथवा रोकने के संबंध में निश्चय करने के लिए भी प्रयोज्य बनाया जा सकता है। छठा, संसद की सूची 1 की प्रविष्टि 14 से संबंधित विषय पर कानून बनाना चाहिए जिससे कि संलग्न पद्धतियों को प्रणालीबद्ध किया जा सके। इस बारे में शांति का उपयोग स्वाभाविक रूप से विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का संघीय संरचना को देखते हुए निर्बाधा नहीं हो सकती। सातवां, संधियों एवं समझौतों के फलस्वरूप वित्तीय जिम्मेदारियों तथा राज्य की वित्तीय स्थिति पर इनके प्रभावों का ध्यान समय समय पर गठित किए जाने वाला वित्तीय आयोगों का रखना चाहिए। आठवां, राज्यपालों का चयन करते समय केंद्र सरकार को सरकारिया आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करना चाहिए। पहला, उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अग्रगण्य होना चाहिए। दूसरा, उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा, उसे एक असंबद्ध व्यक्ति होना चाहिए जो कि राज्य की स्थानीय राजनीति से नज़दीकी तौर पर ना जुड़ा हो। चौथा, उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी राजनीति में समानता बड़ी भूमिका ना रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में। नवा, राज्यपाल के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए और उनकी पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा भर से नहीं होनी चाहिए। 10वां, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो भी प्रक्रिया है आवश्यक परिवर्तन सहित वही प्रक्रिया राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाने में प्रयुक्त होनी चाहिए। 11वां अनुच्छेद 163 राज्यपाल को ऐसा विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता है कि वह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अथवा उनकी सलाह के बिना कार्य करे। वास्तव में विवेकाधिकार के उपयोग का दायरा सीमित है और इसे सीमित दायरे में भी राज्यपाल का कार्य एकपक्षीय अथवा अवास्तविक नहीं दिखना चाहिए। उसका कार्य विवेक द्वारा निर्देशित, नेकान्यति, ईमानदारी द्वारा प्रेरित तथा सतर्कता द्वारा संतुलित होना चाहिए। किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को इस बारे में 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए कि वह इस पर सहमति दे अथवा राष्ट्रपति के विचारत इसे सुरक्षित रखें। 13वां, जहां त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका का प्रश्न है, यह आवश्यक है कि इस बारे में कि संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं। यह दिशा निर्देश निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, विधानसभा में जिस दल या दलों के समूह को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। दूसरा, चुनावपूर्ण गठबंधन की स्थिति में इस गठबंधन को एक दल मानना चाहिए और यदि इसे बहुमत प्राप्त होता है तो गठबंधन के नेता ने
गठबंधन के नेता और को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। तीसरा, यदि किसी दल अथवा चुनाव पूर्व गठबंधन वाले समूह को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री का चयन कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री का चयन उनके प्राथमिक चरण में करना चाहिए। का चुनाव पूर्ण गठबंधन वाले दलों का समूह जिसके पास बड़ी संख्या हो। खा वह सबसे बड़ा एकल दल जो दूसरों के समर्थन में सरकार बनाने का दावा करता हो। ग चुनाव पश्चात का गठबंधन जिसमें सभी हिस्सेदार सरकार में शामिल होना चाहते हैं। घ चुनाव पश्चात का गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होना चाहते हैं तथा शेष सरकार से बाहर रहकर उसका समर्थन करना चाहते हैं। 14 पॉइंट, जहाँ तक किसी मुख्यमंत्री को हटाने का प्रश्न है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित करने के लिए बराबर कहते रहना चाहिए और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। 15वां, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर किसी राज्य मंत्री पर अभियोग दर्ज करने की सहमति देने का अधिकार होना चाहिए यदि मंत्रिमंडल का निर्णय राज्यपाल की दृष्टि में उपलब्ध सामग्री को देखते हुए पूर्वाग्रह से प्रेरित प्रतीत होता है। 16वां, राज्यपालों का विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने अथवा अन्य वैधानिक पद धारण करने की परंपरा का अंत होना चाहिए। उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होनी चाहिए। 17वां, जब किसी बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अव्यवस्था के कारण राज्य प्रशासन पंगु हो जाता है तो इससे राज्य का संवैधानिक तंत्र ठप पड़ जाता है। तब अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ को अपने सर्वोपरि उत्तरदायित्व के निर्वहन के तहत सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करते हुए स्थिति का नियंत्रण करना चाहिए। साथ ही अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता को दुरुस्त करने की तक ही सीमित रहना चाहिए। 18वां, जहाँ तक संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न है, SR बम्बई बनाम भारत ये संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दिए गए दिशा निर्देश को शामिल करते हुए उपयुक्त संशोधन किए जाने की जरूरत है। इससे राज्यों के मामले में संभावित संदेह एवं आशंका का निराकरण हो सकेगा जिससे कि केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने की मदद मिलेगी। 19वां पॉइंट, जबकि अनुच्छेद 352 तथा 356 के अंतर्गत आपातकाल लगाने के लिए शर्तें बहुत सख्त कर दी गई हैं और इसे अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किए जाने का प्रावधान है तो और अनुच्छेद 355 के अंतर्गत राज्यों की सुरक्षा का दायित्व संघ का है। यह आवश्यक है कि केंद्र के हस्तक्षेप के संबंध में संवैधानिक और वैधानिक रूपरेखा बनाई जाए, लेकिन इसमें अनुच्छेद 352 एवं 356 के अंतर्गत अत्यंतिक कदम उठाने की अनिवार्यता न हो। इस रूपरेखा फ्रेमवर्क को स्थानिक आपातकाल के रूप में उपयोग करने में सुनिश्चित किया जा सकता है कि राज्य सरकार काम करती रहे और विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं पड़े, जबकि केंद्र सरकार को इस संबंध में विनिर्दिष्ट तथा स्थानीय तौर पर प्रतिक्रिया करें। अनुच्छेद 355 सपठित 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची 1 की प्रविष्टि 2A तथा सूची 2 की प्रविष्टि 1 के अंतर्गत स्थानीय आपातकाल लागू करने का पूरा औचित्य बनता है। 20वां पॉइंट, अंतर्राज्य परिषद को अंतर्राज्यीय एवं केंद्रीय राज्य मतभेदों को दूर करने का एक विश्वसनीय, शक्तिशाली तथा निष्पक्ष प्रणाली बनाने के लिए अनुच्छेद 263 में समुचित संशोधनों की आवश्यकता है। 21वां पॉइंट, क्षेत्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए तथा बैठकों का एजेंडा संबंधित राज्यों द्वारा आपसी समन्वय बढ़ाने तथा नीतियों की सुसंगतता के लिए प्रस्तावित किया जाना चाहिए। एक मजबूत अंतर्राज्य परिषद का सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों में कार्यालय के रूप में भी कर सकते हैं। 22वां पॉइंट, वित्तीय मामलों के अंदर राज्य समन्वय का बढ़ावा देने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों को शक्ति प्राप्त समिति में भी इसी प्रकार के संदेशों यानी मॉडल्स के स्थानांतरीकरण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री का एक फोरम है जिसकी अध्यक्षता शकानुक्रम में से एक मुख्यमंत्री करें के बारे में भी विचार किया जा सकता है, जिससे कि ऊर्जा, खाद्य, शिक्षा, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में समृद्ध नीति को लागू किया जा सकता है।
30वां पॉइंट, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा न्यायपालिका आदि के क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करना चाहिए। राज्यों के प्रातिनिधिक फोरम के रूप में सेकंड चैम्बर के गठन के एवं कार्य के बाधक कारणों को हटाना चाहिए अथवा संशोधित करना चाहिए, और इससे के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन की जरूरत हो तो वो भी करना चाहिए। वास्तव में राज्यसभा में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों को लेकर मतभेद के बिंदुओं को स्वीकार हल निकालने की असीमित क्षमता है। 25वां, राज्यों के बीच सत्ता संतुलन वांछनीय है और यह राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की समानता के आधार पर संभव हो सकता है। इसके लिए प्रशासनिक प्रावधानों में संशोधन कर राज्यसभा में राज्यों की सीटों की समानता बिना उनकी जनसंख्या का ध्यान रखे किया जा सकता है। 26वां पॉइंट, स्थानीय निकायों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने देने के लिए शक्तियों के प्रतिनिधित्व का विषय क्षेत्र उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक रूप से परिभाषित होना चाहिए। 27वां पॉइंट, भविष्य के सभी केंद्रीय विधायन जो राज्यों की संलग्नता की मांग करते हैं में लागत में साझेदारी की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI में प्रावधानित पहले से वर्तमान केंद्रीय विधायन जिनमें कि राज्यों का कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है को उपयुक्त रूप से संशोधित करना चाहिए, जिससे कि केंद्र सरकार लागत में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके। 28वां पॉइंट, प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों का पुनरीक्षण प्रत्येक 3 वर्षों पर बिना विलंब किया जाना चाहिए और 3 वर्षों की अवधि पार होने पर राज्यों को समुचित क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। व्यवसाय कर की वर्तमान हदबंदी का संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर देना चाहिए। 30वां पॉइंट, अनुच्छेद 268 में उल्लेखित करों से और अधिक राजस्व प्राप्त करने की संभावना के लिए उक्त प्रावधान पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इस मुद्दे को या तो अगले वित्त आयोग को संवर्धित कर देना चाहिए अथवा इस मामले को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। 31वां पॉइंट, अधिक उत्तरदायित्व लाने के लिए सभी वित्तीय विधायनों का एक स्वतंत्र निकाय द्वारा वार्षिक आकलन करना चाहिए तथा इन निकायों की रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों राज्य विधायकों के समक्ष रखना चाहिए। 32वां पॉइंट, वित्त आयोग के विचाराधीन विषयों को केंद्र तथा राज्यों के बीच निष्पक्ष रूप से संदर्भित करना चाहिए। वित्त आयोगों के विचाराधीन विषयों TOR के अंतिम रूप देने के लिए राज्यों की संलग्नता के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। 33वां पॉइंट, केंद्र सरकार के सभी वर्तमान उपकरों तथा सरचार्जों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि सकल एवं राजस्व में उनकी हिस्सेदारी को कम किया जा सके। 34वां पॉइंट, योजना एवं गैर योजना खर्च में नज़दीकी संलग्नता के कारण एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जा सकती है जो कि योजना खर्च एवं गैर योजना खर्च के बीच अंतर के मुद्दे को देखें। 35वां पॉइंट, वित्त आयोग तथा योजना आयोग के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। वित्त आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के द्वारा आवर्तित अवधियों के तालमेल में ऐसे समन्वय की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। 36वां पॉइंट, वित्त मंत्रालय के वित्त आयोग प्रभाग को एक पूर्ण विभाग के रूप में रूपांतरित कर देना चाहिए जो कि वित्त आयोगों के स्थायी सचिवालय के रूप में कार्य करे। 37वां पॉइंट, योजना आयोग की वर्तमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसकी भूमिका समन्वय की अधिक होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों के क्षेत्रीय योजनाओं के सूक्ष्म प्रबंधन की कम। 38वां, अनुच्छेद 307 सपठित सूची 1 की प्रविष्टि 42 के अंतर्गत अंतर्राज्य व्यापार एवं वाणिज्य आयोग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस आयोग में परामर्शदात्री एवं कार्यकारी भूमिकाएं निर्णयकारी शक्ति के साथ अंतर्निहित होनी चाहिए। एक संवैधानिक निकाय के रूप में आयोग के निर्णय अंतिम और सभी राज्यों के साथ साथ भारतीय संघ भी बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। आयोग के निर्णयों से प्रभावित कोई पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। आयोग की रिपोर्ट सभी हितधारकों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेश, क्षेत्रों के प्रशासनों तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल संबंधित विभागों आदि को उनके सुविचारित दृष्टिकोण के लिए भी भेजी गई थी। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त टिप्पणियों के अंतर
राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। टेबल नंबर 14.1 केंद्र राज्य विधायी संबंधों से जुड़े अनुच्छेद एक नज़र में। अनुच्छेद 245 विषय वस्तु संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकों द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार। 246 अनुच्छेद संसद एवं राज्य विधायिकों द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु। अनुच्छेद 247 कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 248 विधायन की अवशेष शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 250 राज्य सूची में किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 251 अनुच्छेद 249 एवं 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानून एवं राज्य विधायिकों द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगतता। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इसे विधायन को अंगीकार करना। 253 अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधायन। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाए गए कानून तथा राज्य विधायिकों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति। अनुच्छेद 255 अनुशंसाओं तथा पूर्व अनुमोदनों की प्रक्रियागत मामलों के रूप में देखने की जरूरत है। टेबल नंबर 14.2 केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 256 राज्यों तथा संघ की जिम्मेदारियां। अनुच्छेद 257 कतिपय मामलों के में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। 257 ए राज्यों के सहायता यथार्थ संघ के सशस्त्र बलों अथवा अन्य बलों की तैनाती निरस्त। 258 कतिपय मामलों में राज्यों की शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। 258 ए राज्यों की संघ को कार्य सौंपने की शक्ति। 259 प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्यों के सशस्त्र बल निरस्त। 260 भारत के बाहर भूभागों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र। 261 सार्वजनिक क्रियाकलाप अभिलेखों तथा न्यायिक प्रक्रिया। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के पानी के संबंधी विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय संबंधों के संबंधित प्रावधान। टेबल नंबर 14.3 जो कि बताती है हमें केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंधों के संबंधित अनुच्छेद में एक नज़र। केंद्र राज्य एवं विषय वस्तु में केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। अनुच्छेद 268 संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। 268 ए संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए सेवा कर। अनुच्छेद 259 केंद्र द्वारा लगाए गए संग्रहित किए गए किंतु राज्यों द्वारा दिए जाने वाला कर। अनुच्छेद 270 केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाया गया कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच विवरण। 271 संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर सरचार्ज। अनुच्छेद 272 संघ द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए कर जो कि संघ एवं राज्यों के बीच वितरित भी किए गए जा सकते हैं निरस्त। 273 अनुच्छेद जूट उत्पादों पर निर्यात कर के लिए अनुदान। अनुच्छेद 277 कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक को जिनमें कि राज्यों की भी रुचि है पर राष्ट्रपति की अनुशंसा लेना। 275 कतिपय राज्यों का संघ द्वारा अनुदान। 276 व्यवसाय व्यापार कलिंग तथा रोजगारों पर कर। 277 बचत। 278 कतिपय वित्तीय मामलों में संबंधित प्रथम अनुसूची के भाग बी के संबंध में राज्यों के साथ समझौता निरस्त। अनुच्छेद 269 कुल प्राप्तियों की गणना इत्यादि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की अनुशंसाएं। न्याय वित्तीय प्रावधान। अनुच्छेद 282 संघ अथवा किसी राज्य द्वारा अपने राजस्व से अदा करने योग्य खर्च। 283 संचित निधियों आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशि का संरक्षण। अनुच्छेद 284 सूट्स डिपॉजिट तथा अन्य धनराशि जो कि लोक सेवकों एवं न्यायालयों द्वारा प्राप्त होती है का संरक्षण। 285 राज्य कराधान में संघ की संपत्ति की छूट। 286 वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। 287 बिजली पर करों से छूट। 288
कतिपय मामलों में पानी तथा बिजली से संबंधित राज्यों द्वारा करारोपण से छूट। 279 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। 290 कतिपय खर्चों पर एवं पेंशन से संबंधित समायोजना। 291 शासकों के प्रीपर्स निरस्त। उदाहरण अनुच्छेद 292 भारत सरकार के लिए गए उधार। अनुच्छेद 293 राज्यों के द्वारा लिए गए उधार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।